तो भाग 5 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, एक सेकंड एक बार और देख लो। ये बैच चल रहा है हमारा लाइव बैच यूपी पुलिस का। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं भाग 5। इससे पहले मैंने भाग 4 तक सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 20-20 30-30 क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए, उसी टॉपिक से कर लेना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो भाग 5 में संघ सरकार आती है, जिसमें अनुच्छेद कहां से कहां तक है जी? 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक। और पिछली क्लास में 52 से लेकर के 62 तक जो अनुच्छेद है, 62 नहीं 61 कहेंगे, 52 से लेकर के 61 तक जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित है, राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया। पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो जरूर देख लेना। ठीक है, रिवीजन करते रहना अपना बीच बीच में। क्लियर? वीडियो क्लासेस का यही फायदा होता है कि आपके पास रिकॉर्डेड में भी वीडियो क्लास मिल जाती है। अगर आप कोई चीज भूल जाते हो या आपको रिवीजन करना है तो आप फास्ट मोड में आकर के रिवीजन कर सकते हो। क्लियर? तो वीडियो को जरूर देखा करो। और ऑफलाइन बैच वाले जो बच्चे हैं, आज भी अच्छी क्लास हुई, ऑफलाइन बैच जिसको ज्वाइन करना है बिल्कुल आ सकते हो आप लोग। ठीक है, सुबह से शाम तक आप लोगों के लिए ही खड़े हैं। तो ये राष्ट्रपति का चैप्टर हो गया था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं संघ सरकार का, ये एक चैप्टर है संसद। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर है संसद। तो इसको समझो, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं जी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो ऑफलाइन के बारे में आपको बता रहा था। ऑफलाइन देखो, बड़ौद क्षेत्र में हमारा संस्थान है। एक टारगेट के नाम से है जहां अश्वनी सर पढ़ाते हैं, एक एसटी कैंपस के नाम से है जहां हम लोग पढ़ाते हैं। दोनों एक ही है। ठीक है, कहीं भी आप पढ़ सकते हो, एक ही संस्थान है। ठीक, बस जगह अलग अलग है। तो संसद की अगर मैं बात करूं तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन होते हैं। एक होता है जी लोकसभा और एक होता है जी राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इनको अंग्रेजी में भी यही बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो यहां इस सभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से चुने जाते हैं। इसलिए इसको लोगों का सदन भी बोलते हैं। सदन का मतलब होता है हाउस, इसलिए इसको लोक सदन या लोगों का सदन, लोक का मतलब लोग ही होता है, लोगों का सदन। ठीक है जी, लोगों का सदन। और राज्यसभा में लोगों का सदन नहीं है, ये राज्यसभा एक उच्च सदन है। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जानते हैं, निम्न सदन, लोअर हाउस। और राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं, उच्च सदन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, चलो जुड़ जाओ सभी। सभी कमेंट करो जल्दी। कपिल क्लासेस, राम राम गुरुजी। राम राम भाई साहब, राम राम। शूटर 10 मीटर गुरुजी, पहले तो बुक पढ़ना होता है तभी तो प्रैक्टिस सेट होगा। भाई प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ही हम आपको थ्योरी भी करा रहे हैं यहाँ यूट्यूब पर, और सारी थ्योरीज एप्लीकेशन पे भी है। आपको बार बार बताई जा रही है, डेली ये बात बताई जा रही है कि सारी थ्योरी आपको एप्लीकेशन पे बैच में मिलेगी, उनकी पीडीएफ भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन ये वो है जिनकी तैयारी हो रही है, पहले से ही थ्योरी कंप्लीट है, उनका प्रैक्टिस सेट हो रहा है। और साथ के साथ मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसा नहीं है मैं एक्सप्लेन नहीं करता। हाँ, आकाश राजपूत नमस्ते भाई। आकृति चौहान, गुरुजी आपकी बढ़िया बात नहीं है कि आपने अपना प्लेटफॉर्म बदल दिया। अभी हमने नोट्स बनाए थे राजनीति के और आपने सब कुछ बदल दिया। नहीं, सब कुछ नहीं बदला है, जैसे मालिक साहब का आदेश आता है ऐसा ही करा रहे हैं भाई। ठीक है,
जैसा आदेश आता है ऐसे ही करा रहे हैं, क्योंकि देखो आप सभी जानते हो पैनल एक ही है और बैच 2 है, और पहले ऑनलाइन क्लासेज यहाँ यूट्यूब पे चलती है, फिर एप्लीकेशन पे चलती है, तो टाइम मैनेज करना पड़ा। पेपर नज़दीक है, लंबी क्लासेस लेनी पड़ती है, इसलिए टाइम मैनेज करना पड़ा, इसलिए ये टाइम घटा थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन पॉलिटी आपको मैं दे दूंगा लास्ट में, मैराथन दे दूंगा, पूरी थ्योरी दे दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो, सब कुछ सारे सब्जेक्ट की थ्योरी मिल जाएगी। नीसू तोमर गुड इवनिंग, रजनीश यादव जय हिंद, अक्षय तोमर नमस्ते भाई, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा। अभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, बैचेस पे सारी थ्योरी मिलेगी, यूपीजी के बैचेस उस पे मिलेगी, बैच पे एप्लीकेशन पे मिलेगी, और लास्ट में मैराथन भी दे दूंगा पेपर के टाइम पे रिवीजन करने के लिए। कपिल क्लासेस मेरे से तो सर ने मना किया था। अच्छा अच्छा कपिल सर देखो जैसा आदेश आता है हम भी वैसे ही कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, संसद, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं अनुच्छेद की बात करूं संसद की, तो संसद आता है जी अनुच्छेद 79 में। किस में आता है? 79 में। अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो यहां से बना सकते हो जब मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा आता है अनुच्छेद 80 में। ध्यान रखना, ये अनुच्छेद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं पेपर में। और लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा आता है अनुच्छेद 81 में। तो क्रम से ही है 79, 80 और 81 है ना, 79, 80, 81, 3 है, ऐसे ऐसे घुमा दो हाथ को, ऐसे 79, 80, 81, ठीक है जी, याद हो जाएंगे। तो 79 में आपकी लोकसभा है और राज्यसभा है, ठीक। आगे देखो, अब देखो लोकसभा और राज्यसभा, ये तो हो गए दोनों के दोनों सदन, संसद के, राज्यसभा दोनों सदन हो गए। लेकिन अगर मैं कहूं कि संसद के अंग कितने हैं, अंग, तो संसद के 3 अंग है, सदन 2 है और अंग 3 है। लोकसभा पहला सदन है, ये पहला अंग है, इसे लोगों का सदन भी कहा जाता है। दूसरा राज्यसभा, ये दूसरा अंग है। और तीसरा संसद का जो अंग है वो है राष्ट्रपति। जब ये तीनों मिलते हैं तब जाकर के एक संसद मिलती है, बनती है, ठीक है जी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों डिस्कस करते हैं किसी भी कानून पर, किसी भी कानून को बनाएंगे, बिल लेकर के आएंगे पहले संसद में, उस पर डिस्कशन होगा, फिर एक कानून बनेगा और उस कानून को पक्का तब माना जाएगा जब राष्ट्रपति जी उस पर अपने साइन कर देंगे। अगर राष्ट्रपति साइन नहीं करते तो वो कानून नहीं बनता। इस कानून को देखने की, इस कानून की जांच करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में है। और कई बार राष्ट्रपति यहां अपनी वीटो पावर का भी यूज कर लेते हैं, वीटो पावर का। और कई बार राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज से परामर्श भी ले लेते हैं, ठीक है, सीजेआई से परामर्श भी ले लेते हैं 143 के तहत। यह अनुच्छेद याद रखना। परामर्श लेने के बाद वो परामर्श मानने ना मानने वो राष्ट्रपति जी की बात है, लेकिन वो परामर्श ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर कानून बन रहा है और वो कानून लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हुआ, यानी मतभेद हो गया दोनों के बीच। अगर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति, हमारे देश के राष्ट्रपति क्या करते हैं ऐसे केस में? एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? संयुक्त अधिवेशन, जॉइंट सेशन इसको बोलते हैं, जॉइंट सेशन। दोनों को बुलाएंगे। कौन बुलाएंगे? राष्ट्रपति बुलाएंगे। बोलेंगे कि भाई क्यों मसला सोल्व नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ गई कि लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ। दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा और संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 में, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा के स्पीकर। राज्यसभा के सभापति नहीं करते, लोकसभा के स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं जॉइंट सेशन की। बुलाते कौन है? बुलाते हैं राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। राष्ट्रपति बुलाते हैं कि भाई सेशन करो, है ना, राष्ट्रपति।
लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? स्पीकर। कहां होती है ये होती है लोकसभा वाले चैम्बर में ही, ज्वाइंट सेशन लोकसभा के चैम्बर में ही होती है। क्लियर? ठीक है। तो अभी तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हुआ है? 3 कानून ऐसे थे जिन पे अभी तक संयुक्त अधिवेशन हो चुका है, 3। कौन कौन से? एक तो दहेज अधिनियम आया था, दहेज अधिनियम, इसके ऊपर संयुक्त अधिवेशन हुआ। एक हुआ जी एक बैंक सेवा, बैंकिंग सेवा, इसके ऊपर अधिवेशन हुआ है, बैंकिंग सेवा। और एक तीसरा अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन हुआ है, आतंकवाद को लेकर के एक कानून बनना था, आतंकवाद विरोधी कानून। ठीक है ना? तो इनके ऊपर अभी तक 3 बार अधिवेशन हो चुका है, संयुक्त अधिवेशन संसद का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि संसद के सत्र, संसद के सत्र, तो देखो संसद के 3 सत्र होते हैं साल में, वैसे तो 4 होते हैं लेकिन 3 लोकसभा के सत्र होते हैं। एक होता है आपका बजट सत्र, बजट सत्र, बजट होता है कि देश में कितना खर्चा होना है, किस मंत्रालय को कितने रुपए दिए जाने हैं और वो मंत्रालय अपने पैसों को कैसे खर्च करेगा, वो बजट सत्र में आएगा। और इसकी शुरुआत फरवरी से हो जाती है इस सत्र की, और अप्रैल मई तक इसकी चलती है, ये अप्रैल मई तक चलता है बजट सत्र, अप्रैल मई तक। और आप जानते हो कि बजट सत्र का जो अध्यक्षता करते हैं वो उपराष्ट्रपति करते हैं, अध्यक्षता बजट सत्र की उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, बजट सत्र की। इसके अलावा एक सत्र आता है मानसून सत्र, मानसून सत्र। मानसून सत्र कब आएगा? जुलाई अगस्त में आएगा, 3 सप्ताह तक चलता है ये मानसून सत्र, जुलाई अगस्त में आता है। एक आता है जी शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, ये नवंबर दिसंबर में आता है शीतकालीन सत्र, नवंबर सितंबर में शीतकालीन सत्र आता है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि इन सत्रों में जो मान लो सेशन हो रहे हैं, तो जो सबसे पहला सेशन, जो पहला सेशन नई नई लोकसभा जब चुन के आती है, जो पहला सेशन आता है उसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति ही पहले सेशन की अध्यक्षता करते हैं, उसमें स्पीकर वगैरह चुने जाते हैं। और ये कहा गया है कि साल में कम से कम 2 बार सेशन होना चाहिए, साल में 2 बार कम से कम होना ही चाहिए, ज्यादा कर लो और अच्छा है, 2 बार सत्र हो जाने चाहिए। और सत्र कह लो या मीटिंग कह लो, है ना, संसद की साल में 2 बार मीटिंग होनी जरूरी है। और इस मीटिंग के लिए कम से कम 10% सदस्य होने चाहिए। कितने जी? 10% सदस्य। और इस 10% सदस्य को बोला जाता है कोरम, गणपूर्ति बोलते हैं, गणपूर्ति अंग्रेजी में बोलते हैं कोरम, गणपूर्ति। भाई लोग रहेंगे तभी तो डिस्कस करेंगे, अगर संसद में लोग ही नहीं रहेंगे तो किसके सामने बैठ के बात करेंगे? कुर्सियों से बात करेंगे बैठ के, तो गणपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है जी, गणपूर्ति होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? हम सब करो एक बार जल्दी। जल्दी थम्स अप करो, यहां तक बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, चलो आगे देखो। तो प्यारे बच्चों, इसमें जब मीटिंग होती है साल में 2 बार और एक सेशन के बीच कितने समय का अंतर हो गया फिर? 6 महीने का, 6 महीने का। लेकिन अगर मीटिंग में संसद सदस्य, संसद के जो सदस्य होते हैं, अगर संसद के सदस्य ज्यादा लंबी छुट्टी मार दे तो उसकी सदस्यता खत्म भी कर दी जाती है। होता है ना कुछ कि छुट्टी रख लेते हैं, चलो फिर चले जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों से छुट्टी पे है, संसद में नहीं आ रहा है, तो उसकी सदस्यता खत्म कर देंगे। ठीक है, उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी अगर 60 दिन से ज्यादा छुट्टी वो रखेगा तो। ठीक है, और संसद के सदस्य को क्या बोलते हैं? संसद के सदस्य को ही बोला जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं इनको, जिनको हम सांसद कहते हैं हिंदी में, सांसद, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट, एमपी कहा जाता है इनको, ठीक है, सांसद हिंदी में। अच्छा जी, अब इस मीटिंग में कई बार यह भी होता है कि सदन में कुछ कुछ मीटिंग्स बैठा ली जाती है कुछ विशेष काम के लिए, कुछ कमेटी बना दी जाती है कुछ विशेष काम के लिए। जैसे सदन की ही एक मीटिंग है जो आपसे कई बार पूछी गई है, प्राक्कलन कमेटी। हालांकि ये यूपी पुलिस में नहीं आता, फिर भी इंपॉर्टेंट है, आप समझ लो, प्राक्कलन कमेटी। प्राक्कलन, प्राक्कलन कमेटी, इसको बोलते हैं एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी सदन की ही कमेटी होती है, कुछ विशेष काम के लिए गठित की जाती है। कुछ परमानेंट कमेटी होती है, कुछ अस्थायी जिन्हें एड हॉक कमेटी बोलते हैं वे भी होती है, जो कुछ जैसे ही विशेष काम पूरा हुआ उन कमेटी को रद्द कर दो। लेकिन जो प्राक्कलन कमेटी है परमानेंट कमेटी है, जब तक लोकसभा रहेगी, जब तक संसद रहेगी, तब तक ये कमेटी भी रहेगी। जैसे लोकसभा बदलेगी तब फिर नई एस्टीमेट कमेटी बनेगी। तो इसमें कितने सदस्य होते हैं टोटल? इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30। और सारे के सारे सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से। सारे सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं, ठीक है। दूसरी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोलते हैं इसको, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें 22 सदस्य होते हैं, 22, जिसमें से 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से, राज्यसभा से, ठीक है। ये दोनों कमेटी आपको ध्यान रखनी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो कमेटी है, एड हॉक कमेटी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो यूपीएससी वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो ये बेसिक मैंने आज तुम्हें संसद की थ्योरी बता दी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तैयार हो सभी? अब क्वेश्चन पे चलते, देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चंस कर पाते हैं। ऐसे ही चलेंगे, मैं इसीलिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर के आया हूं। अगर मैं रैंडम क्वेश्चन लेकर के आता तो कुछ समझ में नहीं आता। फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन में इसलिए लेकर के आया कि टॉपिक भी क्लियर होता रहे साथ के साथ और क्वेश्चंस भी उसके हो जाए। चलो करें शुरू। ये रहा पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर। पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर पूरे नकली के 50 करोड़ रुपए के लिए। पुराने वाले जो 500 नोट चलते थे उनकी गड्डी मिलेगी 5 करोड़ की, पुराने नोटों की। बताओ, अब मैं आप लोगों के कमेंट भी देखूंगा। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संघीय, फेडरल। आपको पता है हमारा देश फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। झुकाव किस ओर है? एकात्मक की ओर, यूनिटरी की ओर, ठीक है। ठीक है, नीसू तोमर डी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे। तो संघीय व्यवस्थिका को हम किस नाम से जानते हैं जी? संसद के नाम से जानते हैं, संसद के नाम से। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला सवाल, संसद का स्थायी सदन है, बताओ कौन सा है संसद का स्थायी सदन? क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, क्या दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? संसद का स्थायी सदन है, बताओ। नीसू तोमर का जवाब आ चुका। सबसे पहले जवाब, आपको 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नकली नोटों के। कहीं नहीं चलेंगे उन वो। आकृति चौहान डी बोल रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बताया थ्योरी में, संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिसने बी लगाया है बिल्कुल सही है। देखो, लोकसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग किया जा सकता है, राष्ट्रपति इसको भंग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे कार्यकाल कितने समय का होता है? 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसको भंग किया जा सकता है, इसलिए ये स्थायी सदन नहीं है।
लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, इसको भंग नहीं किया जा सकता है। यह सदन इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर मान लो देश में युद्ध होने लग जाए या इमरजेंसी लग जाए और उस टाइम लोकसभा भंग हो जाए, ठीक, तो उस टाइम निर्णय कौन लेगा? इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन रखा गया, इसको भंग नहीं करते। और इसके कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो इसका कार्यकाल 6 साल का होता है, 6 साल का कार्यकाल होता है। और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कभी भंग नहीं होता, रिटायर होते हैं, नए सदस्य आते हैं, रिटायर होते हैं, नए सदस्य आते हैं। कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। पहले लोकसभा का भी कार्यकाल 6 साल का कर दिया था, लोकसभा का कार्यकाल भी 6 साल का कर दिया था। बाद में इसको मॉडिफाई करके 1975 के बाद दोबारा से इसको 5 वर्ष का ही किया, ठीक है जी। हाँ, चलो अगला सवाल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको लगेगा पता नहीं क्या क्या है ये उन्मुक्ति, अंतर्गत, है ना। लेकिन अगर आप कीवर्ड्स पकड़ोगे तो कुछ नहीं बोल रहा, बस ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट के जो मेंबर है उनको स्पेशल प्रोविजन किस एक्ट के तहत, किस अनुच्छेद के तहत दिया है, किस आर्टिकल के तहत। बताओ, कमेंट करो सभी, सभी कमेंट करो, हम इंतजार कर रहे हैं आपके कमेंट का। नीसू तोमर बी सबसे पहले जवाब देने वाले। कैसे? अच्छा हाँ, जल्दी बताओ सभी, आज बस एक ही बच्चे कमेंट कर रहे हैं। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105 के तहत संसद के सदस्यों को विशेष अधिकार तथा उन्मुक्ति दी जाती है। अनुच्छेद 105, सही जवाब बी ऑप्शन। अगला सवाल देखो। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग है। ये बताया मैंने आपको कौन कौन से है भारत की संसद के 3 अंग। एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है और तीसरे राष्ट्रपति है। 3 अंग है, लेकिन सदन कितने हैं? सदन सिर्फ 2 ही है, ये 2 सदन है। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, तीसरा अंग क्या है? आंसर ही मैंने बता दिया, ए ऑप्शन सही है, राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? किस अनुच्छेद में कहा है? जल्दी बताओ। जीके के क्वेश्चन के लिए मात्र 5 सेकंड का टाइम होता है। रण में हारा वही जिसने रण में भाग नहीं लिया। रण में वही हारा जिसने रण में भाग ही नहीं लिया। तो संसद, लंबी लैंग्वेज पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ये पूछा है कि संसद किस अनुच्छेद में आती है। तो संसद आती है 79 में, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 80 में आती है क्या? 80 में आती है आपकी राज्यसभा। राज्यसभा, क्लियर। अगला सवाल। संसद का निम्न सदन और उच्च सदन निम्नलिखित में से कौन कौन से है? तनु का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट। सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, सब कुछ करते रहो। ठीक है जी। हाँ, वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर दे। संसद का निम्न सदन, निम्न सदन है लोकसभा, उच्च सदन है राज्यसभा, बी ऑप्शन। अगला सवाल। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? कौन करता है संसद को भंग? अभी थ्योरी क्लास कराई मैंने तुम्हारी। संसद को भंग कौन करता है?
संसद को भंग कर सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। संसद को भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। संसद भंग हो सकती है। संसद में, ये वैसे क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, संसद भंग नहीं होती, लोकसभा भंग होती है। ठीक है, लोकसभा भंग होती है, राज्यसभा भंग नहीं होती, वो एक स्थायी सदन है। अगला सवाल, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? बताओ। खुजली सी मारने लगी। कुछ नहीं, पता क्या हुआ? साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? ऑफिशियल रवि, ए बिल्कुल सही जवाब। राष्ट्रपति बुलाते हैं सदनों की बैठक और अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा के स्पीकर। अगला सवाल, हमारे देश में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है? संयुक्त बैठक कितनी बार बुलाई गई है? तो संयुक्त बैठक अभी तक बुलाई गई है कितनी बार? अभी बताया था जस्ट थ्योरी क्लास में, 3 बार। 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। एक बार दहेज का कानून आना था, एक बार बैंक संबंधित कानून आना था, और एक बार आतंकवाद वाला कानून आना था। ठीक है जी, 3 बार। सी बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जस्ट अभी बताया मैंने तुम्हें, अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। और पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे बताओ? पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उसके बाद संविधान सभा बुलाई गई थी, और संविधान सभा की जो संविधान सभा में सदस्य थे वे लोकसभा का भी काम कर रहे थे, वे संसद का भी काम कर रहे थे। एक दिन उनकी बैठक कानून बनाने को लेकर होती थी और एक दिन उनकी बैठक संसद का काम करने के ऊपर होती थी। तो उस टाइम जो अध्यक्षता करते थे वो थे जी.वी. अब बताओ आ रही है क्या आवाज? बताओ वर्तमान में उपराष्ट्रपति बताओ कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़। बहुत बढ़िया भाई, जगदीप धनखड़। ऑफिशियल रवि। तो जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। इनसे पहले नंबर पे कौन, इनसे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ से पहले, जगदीप धनखड़ से पहले कौन थे उपराष्ट्रपति? बताओ कौन थे? क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है। जगदीप धनखड़ से पहले कौन थे? वेंकैया नायडू। नीशू तोमर ने सही जवाब दिया है, वेंकैया नायडू। और देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? पहले उपराष्ट्रपति बताओ।
देश के पहले उपराष्ट्रपति। हाँ भाई बच्चों बताओ, चिरकुट कौन थे देश के पहले उपराष्ट्रपति? जिंदगी में कर लोगे तुम कुछ? हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये वही थे जिनके ऊपर कौन सा दिवस मनाया जा, बताओ? चिल्ड्रन डे, टीचर डे, टीचर्स डे। ये यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे हैं। ये पहले यूनिवर्सिटी के कुलपति थे, उसके बाद देश के पहले उपराष्ट्रपति बने। हिमांशु भारद्वाज, बहुत बढ़िया भाई। अगला सवाल देखो, पहले इसको समझ लो। राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? हाँ, टीचर्स डे मनाया जाता है। कब मनता है टीचर्स डे? टीचर्स डे कब मनता है? 5 सितंबर को मनता है ना टीचर्स डे। ठीक है जी, हाँ 5 सितंबर। और इसी सितंबर के महीने में एक दिवस और बनता है, 14 सितंबर को। बताओ कौन सा बनता है, बताओ? 14 सितंबर को हिंदी दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये सब ध्यान रखा करो, डे वे सब है ना। तो वर्तमान में राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला है ये जो राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू। हाँ, हिंदी दिवस। हिमांशु भारद्वाज, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? देश के पहले राष्ट्रपति, देश के पहले राष्ट्रपति। शर्म करके पानी में डूब कर मर जाओ। देश के पहले राष्ट्रपति जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? इसका तो सब पता। वर्तमान में प्रधानमंत्री, हर वक्त कैमरे के सामने रहने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। और पहले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे देखो, अगला सवाल। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय किसका होता है? प्रथम विषय। तो संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय होता है किसका? किसका होता है बताओ? दिनेश कुमार, नीसू तोमर, हिमांशु भारद्वाज, आकृति चौहान, ऑफिशियल रवि, बहुत बढ़िया। प्रश्नकाल का, प्रश्नकाल का, प्रश्नकाल का। तो देखो, संसद में जब पहली कार्यवाही की जाती है तो उसमें शुरुआत में प्रश्नकाल आता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी सदस्य, संसद के सदन के सदस्य जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ प्रश्न भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं तारांकित प्रश्न और एक होते हैं जी अतारांकित, स्टार लगाए हुए और बिना स्टार लगाए हुए। तो स्टार लगाए हुए तारांकित प्रश्न का मतलब यह है कि सदन में ही पूछने, सदस्य सदन में ही आंसर चाहता है उनका, और मौखिक रूप से आंसर चाहता है। कैसे? मौखिक रूप से, कोई लिखित आंसर नहीं दिया जाता, मौखिक रूप से तारांकित प्रश्नों का। और अतारांकित प्रश्नों को तुरंत सदन में नहीं चाहिए, बाद में भी दे सकती है सरकार आंसर, और लिखित में आंसर चाहिए इनका, लिखित में। लेकिन अतारांकित प्रश्नों पे दोबारा प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती। इसमें लिखित में आंसर चाहिए, इसमें मौखिक रूप से संसद में ही, सदन में ही आंसर चाहिए। ठीक है ना? प्रश्नकाल से होता है। एक है ये शून्यकाल, ये भारत की देन है। वैसे संसदीय प्रणाली हम लोगों ने ब्रिटेन से ली है, ठीक है ना, लेकिन इसमें शून्यकाल जो है ये भारत की देन है, भारत की, ये भारत ने ऐड किया था। शून्यकाल के टाइम पे क्या होता है? शून्यकाल, शून्यकाल का मतलब यह है कि मान लो सदन चल रही है ऐसे, तो यहाँ प्रश्नकाल हो गया शुरू में, फिर सदन चल रही किसी मुद्दे पे, यहाँ लंच ब्रेक हुआ 12 से 1 बजे के बीच, 12 बजे लंच ब्रेक हुआ। इस लंच ब्रेक में कुछ विषय मुद्दों, कुछ मुद्दों पर
जो सार्वजनिक हित के मुद्दे होते हैं उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसी को बोला जाता है शून्यकाल। अगर देश के लिए कोई जरूरी मुद्दे हैं, सार्वजनिक पब्लिक हित के मुद्दे हैं, तो उन पर प्रश्न पूछते हैं मेंबर, उसको शून्यकाल बोलते हैं, और फिर प्रक्रिया चलने लगती है सदन की। क्लियर होगी बात? क्लियर होगी बात? ठीक है। बाकी ये ध्यान आकर्षण तो सिर्फ ध्यान आकर्षण होता है, कोई प्रस्ताव नहीं है। ध्यान आकर्षण सरकार का किसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करने के लिए स्थगन होता है। राष्ट्रपति कई बार प्रोरोगेशन कर देता है सदन का, स्थगित कर देता है लंबे समय के लिए सदन को। अगला सवाल देखो, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो सदन को सूचित किए बिना अनुपस्थित रहता है। चाहे सूचित भी कर दो तब भी अनुपस्थित रहता है। कितने दिन तक? कितने दिन तक? थ्योरी क्लास में बताया अभी। निशित तोमर ए, अक्षय तोमर ए, आकृति चौहान ए, बढ़िया। 60 दिन तक अगर अब्सेंट रहेगा तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। थ्योरी क्लास का फायदा हुआ ना। अगला सवाल देखो, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी कर लो। ऑफिशियल रवि बढ़िया भाई, अक्षय तोमर बढ़िया, तनु बढ़िया, सब बढ़िया, सबके जवाब बढ़िया। तो कितनी बार आवश्यक है? 2 बार। 2 बार आवश्यक है, 2 बार, 6-6 महीने के अंतराल पे। आगे देखो, कथन दिए है। कथन, भारत के संविधान में क्या कथित है? पहला कथन यह है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। क्या यह बात सही है? क्या संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? क्या यह बात सही है? क्या कूट का प्रयोग करो, सही उत्तर चुनो कि कोई भी बात सही नहीं है। 1 और 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है। ये लिखा है यहां केवल 2, डी ऑप्शन में। कौन सी बात सही है? ज्यादा से ज्यादा 3 बार। जब सत्र बैठते हैं, अगर चौथा सत्र होता है तो 4 बार भी हो सकती है। आवाज नहीं आ रही? माइक तो सही काम कर रहा है। आ रही आवाज? ऐसा मजाक मत करो भाई अजय कुमार। हाँ जी बताओ। डी, बहुत बढ़िया, केवल 2 सही है, क्योंकि इसने कहा राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सदस्य के होने की जरूरत नहीं है, वो तो अंग ही है सदन का। ठीक है, आगे बढ़ो। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? विशेष बहुमत, मैंने आपको बताया था कि जब भी सदन में कुछ ऐसे कानून आ जाते हैं जो साधारण विधेयक से नहीं होते, साधारण बहुमत से नहीं होते, तो उनके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। कुछ अधिनियम ऐसे होते हैं उनमें सिर्फ साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या है? जितने भी बंदे आ रहे हैं सदन में, उनके 1/3 सदस्य अगर उस बिल को पास करेंगे तो वो पास हो जाएगा। जबकि विशेष बहुमत होता है कि 1/3 से काम नहीं चलेगा। ये भी 3 प्रकार की होती है। पहले प्रकार की होती है प्रेजेंट एंड वोटिंग। पहले प्रकार की विशेष बहुमत होती है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जितने बंदे उपस्थित रहे और उनमें से जितनों ने वोट दी है उनमें 2/3 सदस्यों द्वारा पास होने चाहिए। दूसरी होती है टोटल का, टोटल सदस्य जितने भी हैं उनके 2/3 सदस्य होनी चाहिए। और तीसरी होती है टोटल के 2/3 सदस्य प्लस राज्यों के विधानसभाओं से भी। कई बार कुछ अधिनियम ऐसे आते हैं कि राज्यों की विधानसभाओं से भी अनुमति लेनी पड़ती है। तो विशेष बहुमत का प्रयोग कब होगा? ऑप्शन देख के बताओ। ऑफिशियल रवि डी बोल रहे हैं, राहुल कुमार डी बोल रहे हैं, तनु डी, अक्षय तोमर डी। तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमें संशोधन करना है संविधान में तो संशोधन के लिए विशेष बहुमत बुलाई जाएगी। विशेष बहुमत, और कौन से प्रकार की विशेष बहुमत? पहले प्रकार की, प्रेजेंट एंड वोटिंग के 2/3 सदस्य मिलकर के संशोधन कर सकते हैं। क्लियर? अगला सवाल, संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक है? यानी कि गणपूर्ति की वो बात कर रहा है।
गणपूर्ति जिसको अंग्रेजी में कोरम बोलते हैं, कितने सदस्य होने चाहिए? हिमांशु भारद्वाज सही है भाई, नीसू तोमर सही जवाब आपका, अक्षय तोमर ए, आकृति चौहान ए, हिमांशु भारद्वाज ए, बहुत अच्छे। 10वां हिस्सा 10% लोग रहने चाहिए, ठीक है ना, 1/10वां हिस्सा गणपूर्ति में चाहिए, कोरम में चाहिए, ठीक है। अगर वैसे मैं मेंबर की बात करूं तो लोकसभा के लिए 55 मेंबर होते हैं, 55 कोरम में होने चाहिए। वैसे 450 का लगाओगे अगर आप 450 के हिसाब से 10% तो 45 बैठते हैं, लेकिन कुल की बात की जाती है, मैक्सिमम सीट का 10% 55 बैठेगा। और राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा में कितने हो गए कोरम में? 25 मेंबर होने चाहिए। सोचो 250 की सीट है भाई, 250 लोगों की सीट है, उसमें से अगर 25 लोग भी प्रेजेंट रह गए, उन्होंने कार्यवाही शुरू कर दी, तो कार्यवाही शुरू हो जाती है सदन की। और वहां अगर कोई अधिनियम आ जाए, किसी कानून वानून पर डिस्कशन हो, तो 25 लोग मिलकर कर लेंगे, कहाँ 250 कहाँ 25। हमारे संसदीय प्रणाली में कहीं ना कहीं अभी भी कमी है अगर आप गहराई से देखोगे, लेकिन वो कमी जब हम जिम्मेदार बनेंगे तब देखेंगे। फिलहाल हमें नौकरी करनी है तो हमें बस फैक्ट्स याद करने हैं, कमी हमें नहीं सुधारनी। अभी कमी को हम बाद में सुधारेंगे जब सक्षम हो जाएंगे। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही है? अस्थायी संसद का मतलब यह है जो पहले बनी थी आपकी संविधान सभा, वो ही संसद थी संविधान सभा। तो देश आजादी के बाद ही 1947 से शुरू कर देती है ये अपनी मीटिंग। वैसे तो गठन इसका 1946 में होता है, गठन होने के बाद दोबारा गठन होता है फिर माउंटबेटन योजना के बाद, पाकिस्तान अलग बनने के बाद। तो कब से कब तक वो रही बताओ? सक्सेस मंत्रा बाई नरेंद्र डी, आंसर है डी। अच्छा जी, हाँ भाई पढ़ लिया जवाब आपका, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका 17 अप्रैल 1952 तक रही है वो। इनका कार्यकाल 47 से 52 तक चलता है, उसी को हम अस्थायी संसद भी बोलते थे। और इस अस्थायी संसद की अध्यक्षता किसने की थी बताओ? अस्थायी संसद की अध्यक्षता किसने की थी? लाइक जरूर करते रहे वीडियो को, नए बच्चे जो भी जुड़ रहे हैं, और शेयर भी करते रहे। आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितने भी आपके ग्रुप बने हुए हैं यार दोस्तों के व्हाट्सएप पे, जहां आप डेली गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग के मैसेज भेजते रहते हो, त्योहार आने पर हैप्पी दीपावली, हैप्पी होली भेजते रहते हो, वहां लिंक जरूर शेयर कर दो। मैं पूछ रहा हूं अस्थायी संसद के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी संसद के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद बोल रहे हैं, सच्चिदानंद बोल रहे हैं। यही होता है पेपर में, पेपर में यही होता है, पता होता है लेकिन गलत कर देते हो, सवाल को ध्यान से सुन नहीं रहे हो। मैं बोल रहा हूं अस्थायी संसद के अध्यक्ष, शब्दों को पकड़ो, शब्दों को पकड़ो, सभी गलती बता रहे हो। अस्थायी संसद के अध्यक्ष पूछ रहा हूं मैं, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के नहीं पूछ रहा हूं, वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। मैं संसद के बोल रहा हूं, वो थे जीवी मावलंकर। संसद की अध्यक्षता जीवी मावलंकर ने की थी, जीवी मावलंकर लोकसभा के, ठीक है ना, क्योंकि संविधान सभा ही संसद थी। जब वो संविधान सभा होती थी तब राजेंद्र प्रसाद अध्यक्षता करते थे, जब संसद बनती थी तो जीवी मावलंकर साहब करते थे, ठीक है। अब डिलीट कर दिया मैसेज सभी ने अच्छा चलो आगे देखो, भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ? ये बात कर रहा है भारत की पार्लियामेंट, संसद का उद्घाटन कब हुआ? संसद का उद्घाटन बताओ। ठीक है, बी डी, बी डी 1927 बिल्कुल सही जवाब है। देखो यहां अगर मैं स्वतंत्र की बात करूं, स्वतंत्र की,
तो भाई संविधान सभा बनने के बाद जो संसद बनी थी वो सीधे पार्लियामेंट में आकर के बैठ ही गई थी, वो तो 1947 में थी। लेकिन अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो पार्लियामेंट इस देश में अंग्रेज लेकर के आए थे, संसदीय प्रणाली अंग्रेज लोग लेकर के आए थे, और वो 1927 में लेकर के आए थे। इसका सही आंसर है बी, 1927 में। भारत में पार्लियामेंट संसदीय प्रणाली ब्रिटेन वाले अंग्रेज लोग लेकर के आए 1927 में, ठीक है जी। और इन्होंने जो पार्लियामेंट बनाई है ना, पार्लियामेंट, अभी मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा ये जितने भी स्थापत्य कला बने हैं, जैसे ये ताजमहल, इनकी जो बिल्डिंग है, इनकी जो आकृति है, उसमें ये मीनार ही क्यों है, ये गुम्बद है, ये गुम्बद ही क्यों है, ये कहां से आए, ये सारे हमारी भारतीय संस्कृति से ही आए हैं। यूपी जी के मैं बताऊंगा। अगर आप पार्लियामेंट देखोगे तो पार्लियामेंट के जो वे थे ना आर्किटेक्चर, जिन्होंने पार्लियामेंट का रूप दिया था, उन्होंने पिलर पिलर लगा रखे पार्लियामेंट के चारों तरफ। ऐसे गोल सी पार्लियामेंट है हमारी, ये खंबे खंबे से लगा रखे है ना, बरामदा सा बोल दे जिसको, पार्लियामेंट के बाहर बरामदा सा गिरा हुआ है। ये पिलर कहां से लिए उन्होंने, जो उनसे पहले शासन करते थे। उनसे पहले शासन कौन करते थे, मुगल। अगर आप मुगलों के स्थापत्य, इनके किले वगैरह देखोगे, जैसे ताजमहल, तो उसमें भी पिलर बना रखे हैं ऐसे, है ना, ताजमहल के चारों तरफ मीनार सी बना रखी है। और इन्होंने कहां से लिए, जो इससे पहले शासक थे, इससे पहले शासक हिंदू शासक गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम पे जो चीजें बनी है। अगर आप देखोगे इस ताजमहल में जो गुम्बद है, ये गुम्बद ये कहां से आया, ये भारतीय संस्कृति को प्रतीक देता है गुम्बद। कोई नाशपत्ती के आकार का, कोई अमरूद के आकार का, ये भारत के ही तो फल है, वहां से देख करके इनके बना दिए। और सबसे पहले मंदिर के तौर पे जो बने थे ना, बुद्धों ने बनाए थे स्तूप, इन स्तूपों पे गुम्बद की ही आकृति है, उनकी कॉपी मार के मुगलों ने अपने इसमें लगा दिए, ठीक। और इनके सामने जो पिलर लगा रखे इन्होंने, ये पिलर कहां से है, आप देखोगे हमारे मंदिर में ज्यादातर जो पहले मंदिर बनते थे वो ऐसे पिलर पे ही खड़े होते थे। दक्षिण भारत में जाके देखोगे पिलर पे खड़े होते थे मंदिर, ऐसे पहले बरामदा होता था, फिर बाद में गर्भगृह है जिसमें मूर्ति स्थापित की जाती थी। भारत की मंदिर, ठीक है, हमारे भारत के मंदिर, तो यहां से कॉपी मार के इन्होंने कॉपी मार दी, और इनकी कॉपी इन अंग्रेजों ने मार दी, ठीक है। तो ऐसे व्यवस्था बदलती रहती है, लोग कॉपी करते हैं, थोड़ा सा एडिट करते हैं, अपना नाम दे देते हैं। जैसे हमारे देश का संविधान बना, दूसरे देशों से कानून उठा लिए, थोड़े थोड़ा संशोधन कर दिया, भारत का संविधान तैयार हो गया, ठीक है जी। तो ये कला संस्कृति में यूपी जी के में बताऊंगा सारी चीजें, बहुत गहराई होती है जी के जीएस में, बहुत गहराई नॉलेज वाली अगर आप समझोगे तो। अगला सवाल देख लो, आखिरी सवाल एक और होगा शायद, हाँ बस 2 ही रह रहे हैं। अगला सवाल देखो, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। गैर सरकारी सदस्य, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है किसको, क्या विरोधी दल के सांसद को बोलते हैं क्या मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, या कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसद को, या निर्दलीय सांसद को। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। आज ठंड बहुत हो रही है, आप लोग पढ़ते पढ़ते चाय भी पी रहे होगे, आज हमारा अनार का जूस भी नहीं आया क्योंकि आज सर है नहीं यहाँ पे, बाहर गए हुए वो कप में अनार का जूस तो इसका सही आंसर है जी, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। पहले कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, फिर नॉर्मल मंत्री, उप मंत्री, ये तो हो गए, फिर उसके बाद जो भी बनेंगे वो सभी गैर सरकारी सदस्य होंगे। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, भारत की संचित निधि से धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है। आपको मैं बता दूं, भारत के 2 फंड होते हैं, पहले समझ लो एक बार। भारत के 2 फंड होते हैं, एक तो होता है संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड, संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, संचित निधि। एक होता है आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, एक होता है आकस्मिक निधि, इसको बोलते हैं जी
अंग्रेजी में कंटिंजेंसी फंड, कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि। तो देश के ये दो फंड है। जितना भी टैक्स इकट्ठा करती है सरकार, सरकार के पास जितना भी पैसा जाता है वो इस फंड में जमा होता है, संचित निधि में, ठीक है ना, संचित निधि में। और जो सैलरी वगैरह दी जाती है फिर सारी सरकारी कर्मचारियों को, राष्ट्रपति को या जिन जिनको भी सैलरी मिलती है वो सबको संचित निधि से ही मिलती है। यही खर्चा यही है वो फंड जिससे खर्चा होता है। अगर हमें ब्याज चुकाना है किसी देश का वो भी संचित निधि से जाएगा, अगर हमने किसी देश से पैसे लिए वो भी संचित निधि में ही आएगा। जो भी खर्चा हो रहा है देश का संचित निधि में जाएगा। लेकिन एक फंड हमने एक्स्ट्रा बना रखा कि अगर देश में से पैसे की कमी होने लग जाए उस टाइम पे ये पैसे काम आएंगे, इसको बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। तो भाई संचित निधि, इस फंड को जो रेगुलेट करता है, जो ऑडिट करता है वो तो ये करता है कैग, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक। लेकिन नियंत्रण किसका रहेगा? धन निर्गम पे, कितना धन निकालना कितना नहीं निकालना, वो नियंत्रण रहेगा किसका जी? संसद का, संसद का, ठीक है। हाँ सूटर 10 मीटर भाई पढ़ा था, आपकी बात को पढ़ा था मैंने, जवाब भी दिया था, वीडियो देखना पीछे, कमेंट सबके पढ़े जाते हैं, ठीक है। ये लाइव चैट मैंने खोल के ही रखी है, तुम तुरंत कमेंट करोगे मुझे तुरंत दिख जाएगा। तो ये थे आज के 20 सवाल और ये 20 सवाल आप लोगों के हो गए हैं पूरे। आज का सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताओ, ताकि हौसला अफजाई हमें भी मिले। कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? याद कर लेना जरूर इन चीज़ों को, प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चंस को। आपकी कामयाबी आपसे सिर्फ कुछ महीने ही दूर है। आप लोग कामयाबी के बहुत करीब हो। टारगेट अश्वनी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़ो और हम आप लोगों के लिए, धन्यवाद निशु तोमर, हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर के आएंगे, बेहतर से बेहतर प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, बेहतर से बेहतर थ्योरी क्लास लेकर के आएंगे। बस आप लोगों को करना ये है, प्लेटफॉर्म का पता नहीं कहाँ है, प्लेटफॉर्म बड़ौद की खतरी गढ़ी में है जी। टारगेट और एसटी कैंपस दोनों एक ही है, किसी भी संस्थान में आ जाओ, ठीक है। चलो ठीक है जी, धन्यवाद आप सभी का। कर दी बंद, क्या हुआ? मैंने तो मैं कल भी कहा था, मगर थोड़ी सी भाषा का ध्यान रखा करो, मजासी मजाक अलग है यार, तो चीज़ अलग है।